दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट एंड इसको हम डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट के द्वारा भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो डायरेक्ट कॉस्ट क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट की जो कि आप इसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में आप उसको डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इतना मटेरियल लगा है, इतना लेबर लगा है। जैसे मान लीजिए आपकी फैक्ट्री है, आप उस फैक्ट्री में पंप बना रहे हैं, 1 HP का पंप है, 3 HP का पंप है, हैवी ड्यूटी पंप है, तो हॉरिजॉन्टल पंप है, वर्टिकल पंप है, बहुत सारे आपके मतलब प्रोडक्ट कैटेगरीज है, प्रोडक्ट लाइन है। तो आप एक एचपी का पंप बना रहे हैं तो उसमें कितना स्टील लगा, उसमें कितना लेबर लगा, तो ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसीलिए वो जो है डायरेक्ट कॉस्ट है। तो डायरेक्ट कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट कॉस्ट जिसको ओवरहेड भी बोलते हैं, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स ओवरहेड प्लस वेरिएबल ओवरहेड। फिक्स ओवरहेड क्या हो गया कि जैसे आपकी फैक्ट्री है तो फैक्ट्री के लिए कितना रेंट हुआ, फैक्ट्री का कितना डिप्रिसिएशन हुआ, इसके अलावा आपका सीनियर मैनेजमेंट की सैलरी हो गई, टैक्स, इंश्योरेंस, ये सब जो है ये फिक्स ओवरहेड में जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है ये स्प्रेड होता है सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर। किसी एक प्रोडक्ट जो आपका ओवरऑल सीईओ है या आपका ओवरऑल जो फैक्ट्री मैनेजर है वो सारे प्रोडक्ट्स को सुपरवाइज कर रहा है। आपका हो सकता है कि 1 HP या स्मॉल पंप का सुपरवाइजर अलग हो, बड़ा पंप वो कॉम्प्लेक्स है तो हो सकता है कि उसका सुपरवाइजर या एक इंजीनियर उसको ओवरऑल मैनेज कर रहा हो। तो लेकिन जो ओवरऑल फैक्ट्री का जो मैनेजर है वो तो सारी चीजों को देख रहा है। तो किसी एक प्रोडक्ट से आप उसके एक्टिविटी को एसोसिएट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए जो है इसको फिक्स ओवरहेड में इसको काउंट किया जाता है। वेरिएबल ओवरहेड में क्या होता है? वेरिएबल ओवरहेड में जैसे कंज्यूमेबल्स हो गया, जैसे मेरी मशीन, मेरी फैक्ट्री में जो है मशीन के लिए मैं कूलेंट यूज कर रहा हूँ, है ना। तो या यूटिलिटीज हो गई, यूटिलिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस। जैसे हमने रेस्टोरेंट का एग्जांपल लिया क्योंकि वो समझने में थोड़ा इजी होता है। तो मान लीजिए मेरा चायूज टाइप का या चाय पॉइंट टाइप का मेरा रेस्टोरेंट है। अब वहाँ पे आए तो वहाँ पे मेरे पास गैस है, गैस के 4 चूल्हे हैं। अब किसी पे मैं टी प्रिपेयर कर रहा हूँ, किसी पे ब्रेड ऑमलेट प्रिपेयर कर रहा हूँ, किसी पे पोहा प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो जो गैस यूज हो रही है, जितना ज़्यादा मेरा सेल होगा उतनी ज़्यादा गैस कंज्यूम होगी। लेकिन गैस को मैं डिफिकल्ट होगा ये काउंट करना कि ये गैस जो है चाय में कितनी लगी और पोहा बनाने में कितनी लगी, क्योंकि वो यूज हो रही है और सारी चीज़ें बन रही हैं, है ना। 4 चूल्हे हैं और सारी चीज़ें बन रही हैं। तो इसीलिए वेरिएबल इसलिए जो है ये डायरेक्ट कॉस्ट में नहीं आता है, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट में आता है। लेकिन ये वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब कि जितने ज्यादा सेल्स होगा उतना ज्यादा ये यूज होगा। लेकिन फिक्स ओवरहेड में क्या है कि भैया जो मेरा फैक्ट्री का मैनेजर है उसकी सैलरी तो मुझे देनी ही देनी है, चाहे सेल कम हो चाहे ज्यादा हो। मेरा रेंट ऑफिस का ये तो देना ही देना है ना, चाहे वो मतलब मेरे पास ज्यादा बिजनेस आए या कम बिजनेस आए। तो फिक्स और वेरिएबल का ये अंतर है। अब दोस्तों फटाफट ये कुछ फॉर्मुलेज देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये कंट्रीब्यूशन बहुत आप देखेंगे कॉस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट निकालना हो तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड या क्वांटिटी प्रोड्यूस। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है? और कई बार जो है दोस्तों अगर प्रॉफिट एब्सोल्यूट नंबर में ना दी हो कि ये प्रॉफिट 10 लाख हुई या 25 लाख हुई या 1 करोड़ हुई, तो प्रॉफिट कई बार जो है एज अ परसेंटेज दी हुई होती है। तो परसेंटेज ऑफ व्हाट? तो हमेशा रेवेन्यू का परसेंटेज या सेल्स जिस हमने डिस्कस किया था, तो रेवेन्यू को सेल्स भी बोलते हैं। तो प्रॉफिट मार्जिन इज एज अ परसेंट, 10% प्रॉफिट मार्जिन मतलब 10% ऑफ रेवेन्यू इज प्रॉफिट। ऑपरेटिंग लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज भी कॉस्ट मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो और दिस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन एबिट डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू। तो ये दोनों फॉर्मूले सिमिलर है, इसको डिराइव किया जा सकता है, बट यहाँ पे चूंकि हमारा मेन एम कॉन्सेप्ट बताना था तो इसलिए हमने इसको इसका डेरिवेशन नहीं दिखाया है। अगर आपको चाहिए इसका डेरिवेशन तो हम उसके लिए एक अलग वीडियो बना देंगे। एबिट क्या है? एबिट को ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। एबिट मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स।
तो एबिट में से अगर हम आई और टी हटा दें तो वो नेट प्रॉफिट बन जाएगा। आई चला जाएगा, डेट इंटरेस्ट जो है वो डेट प्रोवाइडर को चला जाएगा, बैंक को चला जाएगा या जिसने भी लोन दिया है। टी टैक्स वो गवर्नमेंट को चला जाएगा। तो फिर जो बचेगा अर्निंग आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। तो वो शेयर होल्डर्स के पास आएगा और शेयर होल्डर उस सारे के सारा अपने आप को जो है वो डिविडेंड दे दें उस सारे के सारे नेट प्रॉफिट को, या फिर जो है उसको अपने बिजनेस में फिर इन्वेस्ट कर दें अगर उन्हें लगता है कि फर्दर इन्वेस्टमेंट से बिजनेस में ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। तो ये तो एक कॉर्पोरेट फाइनेंस का कॉन्सेप्ट है और हमारे कॉर्पोरेट फाइनेंस की वीडियो सीरीज में आप जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस मिलेंगी। और वहाँ पे आपको कोई टॉपिक अगर नहीं मिल रहा है या आप चाहते हैं उस पर भी हम कुछ कंटेंट लेके आए तो आप वहाँ कमेंट कर दीजिए, हम उसके लिए जरूर कंटेंट लेके आएंगे। तो ऑपरेटिंग लेवरेज क्या बताता है दोस्तों? ऑपरेटिंग लेवरेज बताता है कि मेरे कॉस्ट स्ट्रक्चर में फिक्स कॉस्ट कितना ज़्यादा है। तो मेरा फिक्स कॉस्ट जितना ज़्यादा होगा मेरे कॉस्ट स्ट्रक्चर में, मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज उतना ज़्यादा होगा, है ना। तो हम अगले वीडियो में एक कॉन्सेप्ट, एक प्रॉब्लम के थ्रू हम इसको और अच्छी तरीके से समझेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।